नमस्कार। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आज आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम एक ऐसा संवाद कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आए हैं जो आपके मन की कई धारणाओं पर पड़े हुए पर्दे को उठा देगा। इस देश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके पीछे कारण और कारक रहे हैं, लेकिन क्या कारणों और कारकों का सही आकलन हो पाया? और अगर सही आकलन नहीं हो पाया तो वो कौन से ऐसे सत्य हैं जो आज भी पर्दे के पीछे हैं और उनको सत्य रूप में सबके सामने लाने की आवश्यकता है। आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की हत्या से जुड़े हुए उन तथ्यों, उन कारणों, उन कारकों की जो आपके मन की बहुत सारी भ्रांतियों को दूर कर सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो अब भी पर्दे के पीछे हैं, वो प्रश्न आज उत्तर के रूप में भी आपके समक्ष आ सकते हैं। और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ इस संवाद विशेष में बहुत विशेष अतिथि भी उपस्थित हैं। मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं जाने माने लेखक जिन्होंने विभाजनकालीन भारत के साक्षी एक ऐसी पुस्तक की रचना की है जो विभाजन काल के सत्य को दुनिया के सामने रखता है। 4 खंडों में प्रकाशित इस पुस्तक के लेखक श्री कृष्णानंद सागर जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर और बहुत बहुत स्वागत। कृष्णानंद सागर जी, वैसे तो आपकी जो पुस्तक विभाजनकालीन भारत के साक्षी, इस पुस्तक ने ऐसे साक्ष्य 350 ऐसे साक्षात्कारों का संकलन है वो, और 20 वर्षों की आपकी अथक प्रयास का वो एक प्रतिफल है। बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन एक ऐसा सवाल जिस पर खूब चर्चा होती है लेकिन चर्चा का मंथन नहीं होता, चिंतन नहीं होता। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी हुई, और जिस तरीके से आप इस विषय पर शोध कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे बीच आपकी पुस्तक के रूप में भी होगी, तो उस पर हम संवाद शुरू करें। और इसी के साथ मेरा पहला प्रश्न ही यही होगा कि महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ी हुई जो भी बातें अभी कही जाती हैं, या जो कारण कारक जिन पर चर्चा होती है, जिन पर सवाल जवाब होते हैं, क्या आप उसे पूर्ण मानते हैं? देखिए, गांधी जी की हत्या हुई ये बात सत्य है। हत्या नाथूराम गोडसे ने की ये बात भी सत्य है। उनको गोली मारी गई ये बात भी सत्य है। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि हत्या के पीछे भी कोई क्या षड्यंत्र था? जो इस सारे में जो लोग पकड़े गए, 8 लोगों पर मुकदमा चला। ये सारे के सारे 8 लोग कौन थे? वो हिंदू महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। लेकिन सरकार ने प्रतिबंध किस पर लगाया? वो लगाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, हिंदू महासभा पर नहीं। तो इससे ही पहले एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जिन पर मुकदमा चल रहा है उनके दल पर प्रतिबंध ना लगाकर जिन पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गूढ़ षड्यंत्र था, ये एकदम बात सामने आती है। दूसरी बात, हत्या के बाद संघ के लगभग 20,000 कार्यकर्ता पकड़े गए सारे देश में। उनमें से एक पर भी मुकदमा नहीं चलाया गया। उनको 5-5, 6-6 महीने, किसी को साल, 1.5 साल जेल में रखा, मुकदमा नहीं चलाया गया। क्यों? और प्रतिबंध लगाया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी शक्ति थी जो अपने स्वार्थ के निहितार्थ ये तमाम चीजें करवा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। इस हत्या के पीछे कोई ना कोई ऐसी बड़ी शक्ति थी उस समय, जिसने
नाथूराम गोडसे और उसके साथियों को गांधी की हत्या करने के लिए प्रेरित किया, अदृश्य रहकर। और वो अदृश्य जो है वो कभी सामने आया नहीं। अब देखिए, अदृश्य क्या होता है कि कोई भी हत्या होती है, आजकल भी होती है, तो पुलिस कई एंगल पर काम करती है। उनमें से सबसे पहले वो जो काम करती है वो इस एंगल पर करती है कि उस जिसकी हत्या हुई है उसके निकटवर्ती लोग कौन हैं, उसके घर के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, उसके पड़ोसी वगैरह वगैरह, पहले उनका फिर उसके बाद और किसी के बारे में सोचती है वो। गांधी जी के मामले में गांधी जी के निकटवर्ती कौन लोग थे? तो वो कांग्रेस के ही लोग थे, और वो सारे के सारे सत्ता अधिष्ठान वाले लोग थे। ये भी तो तथ्य है ना जी। उन लोगों ने संघ पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन हिंदू महासभा पर नहीं लगाया। तो अब संघ के स्वयंसेवकों पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया? अगर वो आखिर गांधी हत्या में लिप्त हैं, ये मानकर ही तो प्रतिबंध लगाया गया ना। तो अगर वो हत्या में लिप्त थे, मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। लेकिन अब उनको पता था ये सब झूठ है, गलत है, हम तो संघ को समाप्त करने के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं। अगर मुकदमा चलाया जाता तो उनको तथ्य देने पड़ते, तथ्य कोई था नहीं, वो सारे के सारे नकाब हो जाते। तो इसलिए उन्होंने किसी पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया, किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया। संघ के किसी कार्यकर्ता पर भी नहीं चलाया, संघ के सरसंघ चालक गोलवलकर जी पर भी मुकदमा नहीं चलाया। जबकि वो अपने पत्र में बार बार नेहरू जी को और सरदार पटेल को लिखते रहे। कभी अगर आप ये कहते हैं कि संघ हिंसा में था, तो आप मुकदमा चलाइए हमारे ऊपर। बार बार लिखा, मुकदमा चलाओ, मुकदमा नहीं चलाया। तो क्यों नहीं चलाया? उनको ये पता था कि अगर मुकदमा चलाया कोर्ट में प्रमाण देने पड़ेंगे, तो उनका सारा षड्यंत्र जो है प्रकट हो जाएगा। महात्मा गांधी का तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, नहीं कराया गया था, पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। पोस्टमार्टम नहीं कराया गया जी, बिल्कुल पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। क्यों नहीं कराया गया? हर हत्या का पोस्टमार्टम कराया जाता है जी, लेकिन गांधी जी का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। यह भी एक इसमें प्रश्न खड़ा करता है। एक दो चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, मुझे महाराष्ट्र के एक बड़े प्रसिद्ध लेखक थे केलकर, उन्होंने लोकमान्य तिलक के जो कंप्लीट वर्क्स हैं उसका संपादन किया था। तो मैं उनके पास कई बार जाता, तो उन्होंने मुझे बताया, एक बार ऐसी चर्चा चल पड़ी, आपको पता है नाथूराम गोडसे को सबसे पहले पहचाना किसने था? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि काका साहब गाडगिल ने। अब काका साहब गाडगिल केंद्रीय मंत्री थे, महाराष्ट्र से थे, केंद्रीय मंत्री थे। तो उन्होंने बताया कि भाई सरदार पटेल ने काका साहब गाडगिल को कहा, कभी ऐसा बताया जा रहा है कि वो कोई महाराष्ट्र का है व्यक्ति, तो आप जाकर देखो कौन है, कोई आपके पहचान का है क्या? काका साहब गाडगिल थाने पहुंचे। थाने पहुंचकर जब उन्होंने देखा उसको, तो एकदम बोले, मराठी में बोले, ओ गोडसे तुम्ही? और उसको उतरता, हाँ काका साहब मी गोडसे। तो काका साहब गाडगिल उसको जानते थे, कांग्रेस के अनेक लोग उसको जानते थे। तो इसका अर्थ ये है कि गोडसे को कुछ ऐसे कांग्रेसी थे जिन्होंने प्रेरित किया कि गांधी की हत्या कर दो। और प्रेरित करने के पीछे वजह उनका अपना निजी स्वार्थ था, जो राजनीतिक स्वार्थ कह सकते हैं, क्योंकि उस समय उस तत्कालीन भारत में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला था, बहुत कुछ नया होने वाला था। देखिए, इसमें
3-4 बिंदु एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जो उस समय की सरकार थी, सरकार में 2 व्यक्ति प्रमुख थे, एक जवाहरलाल नेहरू जी और एक सरदार पटेल। सरदार पटेल 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे, सर्वसम्मति से बनने वाले थे, वो तय था। लेकिन अब जो भी हुआ, नेहरू जी को बना दिया गया। अब नेहरू, और ये था कि जो उस समय अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का, वही आगे प्रधानमंत्री बनेगा, ये तय था। तो अब जब नेहरू जी को बना दिया गया, तो नेहरू जी अपनी योग्यता के आधार पर तो बने नहीं थे। वो उससे पहले भी जब अध्यक्ष बने हैं 2 बार 3 बार, अपनी योग्यता के आधार पर नहीं बने, गांधी जी ने उनको बनवाया। तो नेहरू जी के मन में ये खतरा हमेशा बना रहता था, कभी कभी भी सरदार पटेल मुझे प्रधानमंत्री पद से हटा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पर जो प्रभाव था वो सरदार पटेल का था। नेहरू जी भाषण बहुत करते थे, खूब बोलते थे, जोशीला बोलते थे, लेकिन उनका प्रभाव संगठन वो कभी नहीं कर पाए। तो संगठन पर कभी भी उनका पंजा नहीं रहा, वो सरदार पटेल का रहा। तो वो कभी भी सरदार पटेल, उनको ये उनके मन के अंदर डर हमेशा रहा। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि विभाजन जब हुआ, तो विभाजन में चारों तरफ आखिर जो सारा चीख पुकार थी, तो लोग ये नेहरू और गांधी ये दोनों को गालियां दे रहे थे, दोनों को ही आक्रोश, दोनों के आक्रोश था उनके अंदर। इन्होंने हमें वहां से डिस्प्लेस किया है, हमारे रिश्तेदार इतने मारे गए, इनके कारण मारे गए, इनके कारण हमारा ये हुआ, सब कुछ। तो हर जगह पर हो रहा था। यानी नेहरू और गांधी दोनों ही उस समय लोगों के निशाने पर थे, और ये समझा जा रहा था कि किसी भी समय किसी के भी द्वारा नेहरू जी भी चले जाएंगे, उनके पर भी हत्या हो सकती है, और गांधी जी की भी हत्या हो सकती है। यानी दोनों हत्याएं हो सकती हैं, संभावनाएं उस वक्त बन चुकी। बिल्कुल पूरी संभावनाएं थी दोनों की हत्या होने की। जो नेहरूवादी कांग्रेस थी, यह तो बिल्कुल मुस्लिम तुष्टीकरण पर लगी हुई थी, और हर मामले में ये ठीक है, ये ठीक है। सरदार पटेल की कोशिश थी कि वो जो हिंदू हैं उनकी सहायता करें, और हिंदुओं की सहायता करने के लिए मुस्लिम गुंडागर्दी पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक था। वो उस कोशिश में थे, और लेकिन नेहरू जी ये करने नहीं दे रहे थे उनको। तो जो लोग सरदार पटेल से सहमत थे कांग्रेस के अंदर, वो सरदार पटेल वाले ग्रुप हो गए, और जो नेहरू वाले थे वो नेहरू वाली तरफ हो गए। अब नेहरू की तरफ इसलिए ज़्यादातर हो गए क्योंकि नेहरू प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के होने के नाते वो सत्ता की रेवड़ियां बांट रहे थे। वो सत्ता की रेवड़ी सरदार पटेल से नहीं मिलने वाली थी उनको, तो इसलिए नेहरू जी के भी पक्ष में बहुत से लोग हो गए सत्ता के कारण। लेकिन अगर सत्ता की हम बात करते हैं, और आपने कहा कि जो सत्ता में अधिष्ठापित लोग थे वो इस पूरे प्रकरण के पीछे कहीं ना कहीं से जिम्मेदार थे, तो सबसे महत्वपूर्ण तो प्रश्न ये बनता है कि फिर संघ पर बैन लगाने के लिए, अभी आप अगर नेहरू और सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, तो बैन लगाने के लिए जो हरी झंडी दी गई थी वो तो फिर सरदार पटेल जी की तरफ से दी गई थी। तो फिर ये जो आक्रोश है, आपको लगता है कि आक्रोश भी कहीं ना कहीं से सिलेक्टिव हो गया था? ठीक है, बात आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, ये जो आक्रोश था, एक तरफ तो ये आक्रोश कांग्रेस के प्रति था, दूसरी तरफ वही लोग ये समझते थे कि भाई हम अगर वहाँ से बचकर आ पाए हैं तो संघ के कारण बचकर आ पाए हैं। अब संघ के कारण कैसे बचकर आ पाए वो लंबी कथा है, वो आप वो पुस्तक पढ़ेंगे तो उनमें बहुत कुछ आपको मिलेगा, मैं उस विषय में नहीं जाता। लेकिन आज भी लोग ये कहते हैं, उस काल के मिलेंगे आपको, वो कहेंगे हम संघ के कारण बचकर आ पाए। तो उस समय कांग्रेस का जो लोकप्रियता का ग्राफ था वो गिर रहा था, और संघ की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर था। यानी उनको डर था कि संघ कहीं सत्ता में तो नहीं आ जाएगी, और उनको डर था कि ये कहीं संघ ही सत्ता पर आ गया, सत्ता पर जमा लिया तो कौन पूछेगा कांग्रेस को। तो अब
एक तरफ संघ, तो क्योंकि संघ भी ये काम कर रहा था, सरदार पटेल भी यही काम कर रहे थे, तो सरदार पटेल और संघ का परस्पर सहयोग चल रहा था। अब इसलिए ये नेहरूवादी जो कांग्रेसी थे, ये सरदार पटेल और संघ दोनों के विरुद्ध थे, और इसलिए इन्होंने कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे सरदार पटेल रूपी कांटा भी निकल जाए और संघ रूपी कांटा भी निकल जाए। एक तीसरी बात और थी, भले ही नेहरू जी इसके गांधी जी के बल पर ही प्रधानमंत्री बने थे, यानी नेहरू जी इस मामले में कुशल थे कि उन्होंने गांधी जी को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया आरंभ से ही। तो अब वो सफल होते होते आखिरी सीढ़ी प्रधानमंत्री पद की थी, बन गए प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री से ऊपर की सीढ़ी कोई थी नहीं, कोई पद था नहीं। अब उनके लिए गांधी अनुपयोगी हो गए। गांधी जी ने यह घोषित कर दिया था कि अब कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अब कांग्रेस अगर समाप्त हो जाती है तो वो राजनीति ही समाप्त हो जाती, तो नेहरू जी की सारी राजनीति खत्म। तो राजनीति खत्म तो मतलब नेहरू जी प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे। तो अब ये इससे उनको गांधी से भी खतरा लगने लगा, और गांधी जी ने अनेक बार अपने प्रवचनों में भी बोला कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी कई बार उनको। तो उनको लगा कि ये गांधी जो हैं, जिन गांधी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वो गांधी मुझे नीचे भी उतार सकते हैं। अब इससे और ऊपर जाने का तो कोई है ही नहीं, इसलिए गांधी को भी रास्ते से हटाओ। तो उनके रास्ते में 3 कांटे थे, एक गांधी, एक पटेल और एक संघ। तो ऐसा कुछ किया जाए जिससे ये तीनों कांटे रास्ते से हट जाएं। यह सोच नेहरूवादी कांग्रेसियों की उस समय थी। अब कौन कौन थे उसमें, क्या थे, ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कई लोग थे ऐसे। गांधी जी को कभी भी कोई भी पंजाब का व्यक्ति मार सकता था, और ये बहुत बार हो चुका था। उनके ऊपर कई लोग जो हैं कई कुछ कर चुके थे। तो अंत में उनको लगा कि नहीं, ऐसे कोई व्यक्ति हो जो पंजाब के ना हो, क्योंकि पंजाब के किसी भी व्यक्ति ने मारा तो वो सीरियस केस नहीं बनेगा, वो नेचुरल होगा। उनमें आक्रोश है, वो अगर मारेगा तो वो तो स्वाभाविक है भाई। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पंजाब का ना हो, और ऐसे व्यक्ति की खोज चालू हुई। अब वो ऐसा व्यक्ति कौन, तो उनको दिखाई दिया एक ऐसा व्यक्ति जो पहले संघ में भी रहा, हिंदू सभा में था ही, और कांग्रेस के लोगों से भी उसके बहुत निकट के संबंध थे, क्योंकि वो सबसे पहले कांग्रेसी था। नाथूराम गोडसे सबसे पहले कांग्रेसी था। 1930, 31, 32 वो कांग्रेस का था, लेकिन नाथूराम गोडसे में उतावलापन बहुत था, और उस उतावलेपन के कारण वो फिर कांग्रेस उसको फिट नहीं बैठी, संघ में आया। वो उतावलेपन में संघ भी उसको फिट नहीं बैठा, हिंदू सभा में आ गया। हिंदू सभा भी उसको फिट नहीं बैठी, यानी विचार तो उसका हिंदू था, लेकिन हिंदू सभा भी उसको फिट नहीं बैठी। और 1946 में महाराष्ट्र प्रांत का जो हिंदू सभा का सम्मेलन हुआ, डॉक्टर भोपटकर की अध्यक्षता में, वो महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष थे हिंदू सभा के, और वो उस सम्मेलन में भी ये प्रस्ताव पारित किया गया कि अब तो सरकार, राष्ट्रीय सरकार बन रही है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरकार में जाना चाहिए। ये इस समर्थन का प्रस्ताव हुआ वहाँ पर, और उसके साथ ही ये प्रस्ताव हुआ कि अब हिंदू महासभा को भी समाप्त कर देना चाहिए। यह प्रस्ताव डॉक्टर भोपटकर ने प्रस्तुत किया था। इस पर नाथूराम गोडसे और इनके साथियों ने विरोध किया, और केवल विरोध ही नहीं किया, नाथूराम गोडसे ने उसी समय चक्कू निकालकर भोपटकर को मारने वाले थे। ये भी घटना है
ये नाथूराम गोडसे की है, गांधी वाली बात तो बाद में आई, ये 1946 की घटना है। तो इसलिए इसको जानने से पहले नाथूराम गोडसे को अच्छी प्रकार से जानना बहुत आवश्यक है। तो लेकिन वो बाकी लोगों ने पकड़ कर उसको किया। अब ये जो घटना हुई, इस घटना ने ये नेहरूवादी कांग्रेसियों को लगा कह रहे ये व्यक्ति बहुत उपयुक्त है, ये व्यक्ति अगर हमारे योजना में आ जाए। यानी नाथूराम गोडसे का चरित्र उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। हाँ, जो जिसकी छवि हिंदू की हो, यानी वो अपने को कट्टर हिंदू मानता था। अग्रणी नाम से उसकी पत्रिका थी, उसमें हिंदू से संबंध में वो लेख चलते थे। गांधी जी के विरोध में खूब थे, कांग्रेस की आलोचना खूब, संघ की भी आलोचना उसमें उसने खूब की है, लेखमाला बाकायदा निकाली थी उसने। तो लेकिन कांग्रेस की भी खूब आलोचना, गांधी जी की भी खूब आलोचना उसके अंदर होती थी। तो जो स्थापित गांधी आलोचक है और जो ऐसा व्यक्ति है जो भूपटकर पर भी चाकू चलाने के लिए कर सकता है काम, ऐसे व्यक्ति को अगर हम अपनी योजना में ले आएं तो हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। वो पंजाबी नहीं होगा। लेकिन किशन सागर जी देखिए, जो जिन बातों को आज आप रख रहे हैं देश के सामने, दुनिया के सामने, क्योंकि ये ऐसे कारक हैं जो कई तरीके के प्रश्न खड़े कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि आरोप लगाया जा रहा है आप पर, ये आप पर भी आरोप लग सकता है कि आप एक पार्टी और पार्टी से जुड़े हुए जो उनके प्रणेता हैं उनकी छवि पर एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि किन आधारों पर, किन तथ्यों पर, किन प्रमाणों पर, साक्ष्यों पर जो बातें आज आप इस संवाद के माध्यम से रख रहे हैं, वो आधार और वो तथ्य, उस पर भी चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, जो सरकारी वकील थे, एडवोकेट जनरल C.K. दफ्तरी, उन्होंने कोर्ट में सारी सबके वो हो जाने के बाद जो कोर्ट में अपनी बात कही तो बड़ी महत्वपूर्ण थी। मैं आपको, ए कॉन्स्पिरेसी need not be proved by direct evidence. It can be proved as much by circumstantial evidence as any other offense. ये सरकारी वकील कह रहे हैं। उस केस में जिन्होंने उन 8 लोगों के केस के विरुद्ध सरकारी झंडा खड़ा किया, वो कह रहे हैं तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो आपने आरोप वाली बात की, आरोप वाली बात तब आती है जब केवल एक व्यक्ति की बात हो, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल हैं, उस समय के जो इंस्टांसेस हैं, उनको हम एक और रखकर केवल व्यक्ति आधारित अगर हम बात करेंगे तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। तो जो कोर्ट में चला वो तो एक एक व्यक्ति पर किया गया, 8 लोगों पर किया गया, लेकिन और सबका क्या ये सब कॉन्स्पिरेसी थी। जो सब दफ्तरी ने कहा कि इन सब की मिलकर कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन सबने कहा कि हम किसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं थे, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, मैंने किया अपनी इच्छा से किया जो भी है। तो अब उसको ये दफ्तरी कह रहे हैं उस बात पर कि सर्कमस्टांशियल। तो उस समय ये 8 लोगों के सर्कमस्टांसेस क्या थे, वो 30 जनवरी को दिल्ली में उपस्थित थे, 1-2 को छोड़कर बाकी दिल्ली में उपस्थित थे। ये उन्होंने बहुत बड़ी प्ली ली है। 20 जनवरी को जो मदन लाल ने बम फेंका, उस समय ये 5 लोग 6 लोग उपस्थित थे, दिल्ली में उपस्थित थे, तो ये सर्कमस्टांशियल हो गया। और इसलिए ये सब मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी है। अब इसी बात को आप व्यापक करिए सारे देश पर। जब आप सारे देश पर व्यापक करेंगे तो कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी उसमें सिद्ध होगी। दफ्तरी ने अपने कॉन्स्पिरेसी को सीमित में रखा, बिल्कुल 8 लोगों के बीच में, और आगे क्यों नहीं बढ़ाया। तो वो अगर उसको आगे बढ़ाते तो बहुत कुछ निकलता। पुलिस ने भी केवल इतना ही किया, ये आए, अब समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको एक एक करके उसके ऊपर
जो जिन पर उन्होंने केस चलाया, जो उन्होंने कहानी बनाई पुलिस ने और दफ्तरी ने जो कहानी बनाई, मैं उसी कहानी के आधार पर बोल रहा हूँ और उसको डिटेल मैं नहीं बोल रहा क्योंकि उस समय नहीं, तो उसकी डिटेल में जाएंगे वही कहानी जो है उल्टी हो जाती है। दफ्तरी की ही कहानी, सरकार के द्वारा ही बनाई गई कहानी उल्टी हो जाती है, वो ध्यान नहीं रखा गया उन्होंने। तो तय था कि हमने इन सब को करना है। तो आपको लगता है कि क्या आज वर्तमान समय में इस पर अब वाकई एक जांच पड़ताल होनी चाहिए, एक विशेषज्ञों को इस पर अपनी राय देना, प्रस्तुत करना चाहिए, आपको लगता बिल्कुल है? ये तो देखिए, क्योंकि अभी भी होता क्या है कि हम किसी भी घटना को लेकर जिक्र होता है, लेकिन घटना इसमें कुछ कोई दो राय नहीं है, हत्या हुई, हत्या गलत हुई, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो कुछ हुआ उसके पीछे के जो कारक, जो पर्दे के पीछे हैं, उसको लेकर कोई खुलकर बात नहीं करता। आपका क्योंकि संबंध संघ से भी रहा है तो आपने इस चीज़ को विस्तार से बताया, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको अब इस चीज़ पर भी मंथन करना चाहिए? बिल्कुल है। देखिए कि जो एक वातावरण बना दिया गया था उस समय, यानी हत्या हुई 30 जनवरी को, अब जरा देखिए उसको, 30 जनवरी को शाम को हत्या हुई। शाम को रेडियो पर इतना ही बताया गया कि भाई वो उसकी गांधी जी की हत्या हो गई। अगले दिन सुबह जो समाचार आए रेडियो पर, नाथूराम गोडसे जो कि एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण और संघ का स्वयंसेवक, संघ का सदस्य कहा, जो ये जोड़ दिया गया। इसके बाद सारी हिंसा हुई। कितनी हिंसा हुई महाराष्ट्र में, एकदम इन लोग पहले से तैयार थे। मेरा कहना कि ये कॉन्स्पिरेसी थी और पूर्व योजना थी। जैसे ही उसके बाद तुरंत कांग्रेस के लोग जो थे निकल पड़े घरों से संघ के स्वयंसेवकों पर और हिंदू सभा के लोगों पर हमले करने के लिए। महाराष्ट्र में खूब ये हुआ, दिल्ली में हुआ। दिल्ली में जो प्रांत संघ चालक थे, दिल्ली प्रांत के लाला हंसराज गुप्त, उनके घर को घेर लिया गया, उनके घर के फर्नीचर को निकाल कर आग लगा दी गई और बहुत कुछ किया गया। आखिर में पुलिस को गोली चलानी पड़ी है यहाँ दिल्ली में। तो ये 1 तारीख को ही हो गया। कैसे हो गया? तो इसका मतलब इट वॉज प्री प्लान्ड। ये कुछ लोगों को प्री प्लान्ड था। विद्वानों को चाहिए, जो भी शोध करता है उनको चाहिए कि उस समय स्थिति क्या थी, जमीनी स्थिति क्या थी, उस समय गांधी की लोकप्रियता कितनी थी, उस समय नेहरू जी की लोकप्रियता कितनी थी, उनके ऊपर कहाँ कहाँ लोगों ने हमले किए या उनके विरुद्ध प्रदर्शन किए, चाहे गांधी जी के विरुद्ध किए, चाहे नेहरू जी के विरुद्ध किए। ये कोई नहीं बोलता, वो सब प्रशंसा में बोलते हैं। तो उसका कारण है कि जो ये एकदम दबा दिया गया सारा 1 तारीख से ही, तो कोई भी बोलने वाला नहीं था। यानी तीर एक था, निशाने कई थे, और एक उद्देश्य नहीं, इसके पीछे कई उद्देश्य छिपे हुए थे। और उन उद्देश्यों की पूर्ति कराने के लिए जिन लोगों का जिक्र अभी बीते 30 मिनट में कृष्णानंद जी ने किया, निश्चित रूप से अब शोध और शोध होना चाहिए, विशेषज्ञों को आगे आना चाहिए, और जिन तथ्यों को, जिन प्रमाणों को अभी तक पर्दे के पीछे रखा गया है, उन तथ्यों और प्रमाणों पर भी आकलन करने का वक्त है। कृष्णानंद जी, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस कम समय में भी आपने जिस तरीके से मुख्य बिंदु उठाए हैं, उन बिंदुओं पर अब प्रभावी रूप से कदम ज़रूर उठेगा। और ये एक ऐसा इंटरव्यू भी होने वाला है जो कई लोगों की पेशानी पर बल भी लेकर आएगा, लेकिन सत्य सामने आना चाहिए और हम भी उस सत्य का ही इंतज़ार करेंगे। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो भी श्रोताओं में से जो भी शोध करता हूं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो कांग्रेस के ऊपर शोध करें कि कांग्रेस ने गांधी जी की हत्या क्यों करवाई, इस विषय पर शोध करें।
चलिए, तो आपने आखिरी संदेश शोधकर्ताओं को दे दिया है और इसी के साथ इस संवाद को अब हमें यहीं ख़त्म करना होगा, समाप्त करना होगा। लेकिन संवाद विशेष कार्यक्रम को हम निरंतर जारी रखेंगे और हमारे साथ ऐसे ही विशिष्ट अतिथि जुड़ते रहेंगे, उनके मन की बातों को हम साझा करते रहेंगे। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।